नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ इज विद शशांक पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बिल की जिसने भारत की गेमिंग इंडस्ट्री और कानूनी जगत दोनों में हलचल मचा दी है। वो है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लाखों खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और करोड़ों का कारोबार इस सेक्टर से जुड़ गया है। लेकिन क्या ये बढ़त सिर्फ अवसर लेकर आई है या इसके साथ कुछ चुनौतियां और कानूनी खतरे भी जुड़े हैं? तो इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे बिल का परिचय और पृष्ठभूमि, बाजार का परिदृश्य और सरकार का तर्क, महत्वपूर्ण प्रावधानों का विश्लेषण जैसे लाइसेंसिंग और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, प्लेयर प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, टैक्सेशन और लेवीज तथा पेनल्टीज और लीगल लायबिलिटी। इस बिल से संभावित लाभ, इंडस्ट्री खिलाड़ियों के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियां और अंत में एक समग्र मूल्यांकन, क्या यह बिल इंडस्ट्री के लिए सही दिशा है या फिर यह इसके लिए गेम ओवर साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस गहन विश्लेषण के साथ वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित किया। यह भारत का पहला एकीकृत कानून है जो डिजिटल गेमिंग को रेगुलेट करेगा। आज जानते हैं कि इनके फायदे, नुकसान और सजाएं। तो देखिए, इसके मुख्य प्रावधान यानी की पॉइंट्स क्या होंगे इस बिल के। सभी पैसे वाले गेम्स, चाहे वो स्किल हो या चांस, पूरी तरीके से बैन हो गए हैं। विज्ञापन और लेन देन पर भी गैर कानूनी ये हो जाएगा। राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोग बनेगा और ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सामाजिक गेम्स को मान्यताएं बढ़ावा मिलेगा। अब देखेंगे इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहले फायदा है जुआ और लत से बचाव, नाबालिगों की सुरक्षा, पूरे देश में एक समान कानून और ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेम्स को प्रोत्साहन। और इसके नुकसान क्या होंगे? नुकसान ये होंगे, फैंटेसी स्पोर्ट्स और रियल गेमिंग खत्म हो जाएगा, भारी रोजगार हानि होगी, जैसे एमपीएल ने 60% स्टाफ को निकाल दिया है, अरबों डॉलर का उद्योग खतरे में होगा, खिलाड़ी ऑफशोर गैर कानूनी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, और अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो इसके दंड यानी पेनल्टीज क्या होंगी। प्रतिबंधित गेम्स चलाने पर 50 लाख जुर्माना तथा 3 साल की जेल हो सकती है। विज्ञान या प्रचार पर भारी जुर्माना लग सकता है। बैंक पेमेंट गेटवे अगर लेन देन रोकने में असफल हुए तो दंड लग सकता है। रोकने वालों के लिए और सख्त सजा इसके अंदर प्रावधान है। तो दोस्तों, अगर कुल मिला के कहें तो यह कानून एक तरफ सुरक्षा और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, तो दूसरी तरफ रोजगार और निवेश पर गहरी चोट करता है। अब देखना होगा कि यह गेम चेंजर बनता है या गेम ओवर। आइए बात करते हैं डिटेल्ड क्लॉज ब्रेकडाउन के बारे में। क्या क्या इसके अंदर क्लॉज होंगे। पहला है लाइसेंसिंग एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर आपके 3 पॉइंट्स है। पहला है सेंट्रल लाइसेंस, दूसरा है कैपिटल रिजर्व, तीसरा है ऑडिट साइकिल। तो इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। वो सेंट्रल लाइसेंस यानी केंद्रीय लाइसेंस जो है वो क्या होगा? सभी स्किल बेस्ड यानी कौशल आधारित और चांस बेस्ड यानी भाग्य आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा लाइसेंसिंग एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर, पहला क्लॉज। दूसरा क्या होगा? पूंजी आरक्षित निधि यानी कैपिटल रिजर्व। देखिए, ऑपरेटर के पास कम से कम 10 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए ताकि संचालन सुरक्षित रहे और प्राइस फूल यानी इनाम राशि की गारंटी दी जा सके। तो एक तरीके से जो गेमिंग खेलेंगे आपके, जो भी उसके मतलब कह सकते हैं आप सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए एक सेव करने का तरीका है। ठीक है, तीसरा है ऑडिट चक्र यानी ऑडिट साइकिल। हर साल थर्ड पार्टी ऑडिट कराना जरूरी होगा। ऑडिट रिपोर्ट को कंपनी की आधारित वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। ये तो हमारे लाइसेंसिंग एंड वित्तीय आवश्यकताएं यानी लाइसेंसिंग एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब इसी कड़ी में डिटेल क्लॉज ब्रेकडाउन के अंदर दूसरा पॉइंट है प्लेयर प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। तो देखिए, इसके अंदर 4 चीजें हैं। पहला है एज वेरिफिकेशन, फिर है प्ले टाइम मैनेजमेंट, फिर है स्पेंडिंग कंट्रोल्स और फिर है रियलिटी चेक अलर्ट्स। ये क्या है, आइए देखते हैं। एज वेरिफिकेशन यानी आयु सत्यापन। देखिए, हर खाते के लिए यानी हर अकाउंट के लिए सरकार स्वीकृत केवाईसी अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित प्रमाण शामिल होगा, जिसमें नाबालिग यानी अंडर एज खाते तुरंत ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा? खेलने के समय का प्रबंधन यानी प्ले टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है? 2 घंटे के अंतराल पर सेशन रिमाइंडर, ये आपका ऑप्शनल होगा। दूसरा, 4 घंटे खेलने के बाद अनिवार्य रूप से यानी मैंडेटरी रूप से कूलिंग ऑफ या पॉपअप आएगा, जिसमें सेल्फ एक्सक्लूजन यानी स्व बहिष्कार का विकल्प होगा। ठीक है, थर्ड क्या है? स्पेंडिंग कंट्रोल यानी खर्च पर नियंत्रण, यानी खिलाड़ी अपने दैनिक एवं साप्ताहिक डिपॉजिट और वेजर लिमिट सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? जिससे ऑपरेटर को इन लिमिट्स को रियल टाइम में लागू करना होगा। लास्ट क्या है इसमें? रियलिटी चेक अलर्ट्स यानी
खिलाड़ियों को उनके नेट जीत हार की रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगी ताकि वह सूझबूझ से निर्णय ले सके। तो ये थे दोस्तों हमारे प्लेयर प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। अब डिटेल्ड क्लास बैकग्राउंड में थर्ड पॉइंट है टैक्सेशन लेवीज। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके सब पॉइंट्स है? जीएसटी है, ठीक है, प्राइज विनिंग विद होल्डिंग टैक्स है, ठीक है, उसके बाद क्या है? सोशल वेलफेयर फंड। अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, जीएसटी क्या होगा? सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म की कुल आय यानी ग्रॉस रेवेन्यू पर 28% का जीएसटी लागू होगा। तो मतलब जो भी आप इसमें से इनकम करेंगे उस पर 28% का फ्लैट जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इनाम राशि पर कर यानी प्राइज विनिंग विद होल्डिंग टैक्स, यानी यदि किसी खिलाड़ी की मासिक शुद्ध जीत यानी नेट आय 10,000 से अधिक है तो उस पर 5% का टीडीएस की कटौती होगी। ठीक है, और यह टैक्स सरकार को क्वार्टरली जमा कराना अनिवार्य होगा। तो यानी आपकी जो विनिंग अमाउंट है वो आपका नेट अमाउंट विनिंग 10,000 से ऊपर है तो 5% का टीडीएस उस पर लगेगा। अब क्या है? सामाजिक कल्याण कोष यानी सोशल वेलफेयर फंड। ठीक है, प्लेटफॉर्म की कुल आय का 1% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा संचालित एडिक्शन प्रिवेंशन यानी लत निवारण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम यानी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में दिया जाएगा। तो ये थे हमारे टैक्सेशन एंड लेवीज। अब डिटेल्ड क्लॉज बैकग्राउंड का लास्ट पॉइंट है पेनल्टीज इन्फोर्समेंट एंड लीगल लायबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट है मॉनेटरी पेनल्टीज। उसमें क्या है? मतलब आर्थिक दंड। देखिए, किसी भी नियम के उल्लंघन पर ऑपरेटर पर अधिकतम 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और सहयोगी और एफिलिएटेड पार्टनर पर अधिकतम 10 लाख तक का दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर लाइसेंस निलंबन यानी लाइसेंस सस्पेंशन। यदि कोई कंपनी 12 महीनों में यानी 1 साल में 3 या अधिक बार नियम तोड़ती है तो उसका लाइसेंस 90 दिनों के लिए निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपराधिक दंड यानी क्रिमिनल सेक्शन। यदि धोखाधड़ी यानी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग या डेटा चोरी यानी डेटा ब्रीच जैसी गंभीर गतिविधियां पाई जाती है तो कंपनी के डायरेक्टर्स यानी प्रबंधकों को अधिकतम 30 साल की कैद हो सकती है और व्यक्तिगत स्तर पर भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं की बेनिफिट्स ऑफ द बिल। सबसे पहला है रेगुलेटरी क्लियरिटी यानी नियामकीय स्पष्टता। इसमें क्या होगा? अब एक सिंगल विंडो लाइसेंसिंग सिस्टम लागू होगा जिसमें कंपनियों को अलग अलग राज्यों के उलझे हुए नियमों से नहीं जुड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे कानूनी भ्रम यानी लीगल एम्बिग्युइटी कम होगी और नई कंपनियों के लिए मार्केट में प्रवेश आसान होगा। दूसरा, इनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता में वृद्धि। इसमें क्या होगा? इस कानून से भारत का गेमिंग उद्योग अधिक स्थिर और पारदर्शी यानी स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट बनेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक यानी इन्वेस्टर और वैश्विक गेमिंग पब्लिशर्स भारत में निवेश और साझेदारी के लिए अधिक आकर्षित होंगे। थर्ड पॉइंट, द प्लेयर सेफगार्ड्स यानी खिलाड़ी सुरक्षा। अब सभी खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य केवाईसी होगी कि उसमें खर्च और समय को नियंत्रित करने वाले फीचर्स होंगे ताकि नाबालिग खिलाड़ी आसानी से प्रवेश न कर सके और लोग जरूरत से ज्यादा पैसा या समय बर्बाद ना करें। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर सामाजिक कल्याण कोष यानी वेलफेयर फंडिंग। कानून के तहत प्लेटफॉर्म को अपनी आय का एक हिस्सा सामाजिक कल्याण कोष में देना होगा। इस राशि का उपयोग लत उपचार यानी एडिक्शन ट्रीटमेंट और जागरूकता अभियान यानी अवेयरनेस कैंपेन चलाने में किया जाएगा। इससे समाज को लगातार सहायता और सुरक्षा मिलती रहेगी। तो ये थे हमारे गेमिंग के मुख्य लाभ। हम बात करेंगे प्रिंसिपल चैलेंजेस ऑफ द बिल की। सबसे पहला है हाई फाइनेंशियल बैरियर यानी उच्च वित्तीय बाधा। इसमें क्या होगा? देखिए, कंपनियों को 10 करोड़ के अनिवार्य आरक्षित पूंजी यानी कैपिटल रिजर्व रखना जरूरी होगा। यह शर्त बड़ी कंपनियों के लिए तो आसान है लेकिन स्टार्टअप्स और छोटे क्षेत्रीय डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। नतीजतन एक और नवाचार वाले खिलाड़ी बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरा, टैक्सेशन प्रेशर यानी कराधान का दबाव। जैसे प्लेटफॉर्म्स को 28% जीएसटी और इनामी राशि पर टैक्स यानी टीडीएस दोनों चुकाने होंगे। इससे ऑपरेटर्स पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसका असर खिलाड़ियों पर भी होगा क्योंकि कंपनियां या तो एंट्री फीस बढ़ा सकती हैं या इनामी राशि यानी प्रमोशनल ऑफर घटा सकती हैं जिससे यूजर ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। तो डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यानी डेटा गोपनीयता और सुरक्षा। अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया के कारण कंपनियों को खिलाड़ी का व्यक्तिगत डेटा जैसे पहचान तथ्य, बायोमेट्रिक, संपर्क जानकारी सुरक्षित रखना होगा। यह स्थिति साइबर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है जिससे कंपनियों का डेटा लीक और हैकिंग से बचाव के लिए भारी निवेश साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ सकता है। लास्ट है संचालन जटिलता यानी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। कंपनियों को बार बार ऑडिट और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने होंगे।
इससे न केवल कंप्लायंस ओवरहेड बढ़ेगा बल्कि कंपनियों के साथ स्थायी खर्चे यानी फिक्स कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखेंगे एडिशनल नोटवर्दी प्रोविजंस, जिसमें पहला है ई स्पोर्ट्स एग्जम्पशन यानी ई स्पोर्ट्स को छूट। देखिए इसमें क्या होगा, स्किल आधारित टूर्नामेंट आयोजित करने वाले आयोजकों को फास्ट ट्रैक लाइसेंसिंग दी जाएगी, है ना। इसके अलावा उन्हें टिकट बिक्री और स्पॉन्सरशिप से होने वाली आय पर 50% जीएसटी की छूट मिलेगी। यह प्रावधान भारत में ई स्पोर्ट्स सेक्टर को प्रोत्साहित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया गया है। दूसरा है क्रॉस बॉर्डर गेमिंग यानी विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म भारत में सीधे संचालन नहीं कर पाएंगे। उन्हें या तो भारतीय लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के साथ साझेदारी करनी होगी या फिर भारत में अपनी घरेलू सहायक कंपनी यानी डोमेस्टिक सब्सिडरी स्थापित करनी होगी। इससे भारत के खिलाड़ियों और बाजार पर स्थानीय नियंत्रण और निगरानी बनी रहेगी। फिर क्या है, फिर डेटा स्थानीयकरण मतलब डेटा लोकलाइजेशन। देखिए सभी खिलाड़ियों के व्यक्तिगत डेटा, लेन देन का रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट्स भारत में स्थित सर्वर पर ही संग्रहित ही की जाना अनिवार्य होगा। तरह का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, डेटा चोरी और विदेशी दुरुपयोग से बचाव और खिलाड़ियों की गोपनीयता यानी प्राइवेटी प्रोटेक्शन को मजबूत करना। अब हम देखेंगे ओवरऑल असेसमेंट गुड और बैड फॉर द इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहला शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है लघु अवधि का प्रभाव। ठीक है, छोटे ऑपरेटर और स्टार्टअप्स के लिए अभी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। कई कंपनियां उच्च पूंजी और कंप्लायंस लागत वहन न कर पाने के कारण या तो बाजार से बाहर हो जाएंगी या बड़ी कंपनियों के साथ विलय यानी कंसोलिडेटिंग में मर्जर कर लेंगी। और बड़ी कंपनियों को अपेक्षाकृत आसानी से नियमों का पालन कर पाएंगे और अतिरिक्त खर्च को संभाल सकेंगी। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक यानी दीर्घकालिक परिदृश्य, यानी जब पूरा उद्योग एक नियमित और पारदर्शी ढांचे यानी रेगुलेटेड एवं ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क में काम करेगा तो इससे निवेशकों का भरोसा यानी इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ेगा, खिलाड़ियों की सुरक्षा यानी कंज्यूमर सेफ्टी मजबूत होगी और उद्योग को स्थायी और टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगा। यह भारत के लिए उस लक्ष्य के लिए अहम है जिसमें भारत खुद को वैश्विक गेमिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। देखिए फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम निर्णय अगर मैं कहूँ तो यह एक मिश्रित परिणाम देता है। एक और यह उद्योग पर भारी प्रारंभिक लागत और अनुपालन बोझ डालता है, लेकिन दूसरी ओर ये आने वाले वर्षों में पारंपरिक विश्वसनीय सुरक्षित गेमिंग इकोसिस्टम की नींव भी रखता है। अगर मैं अंत में कहूँ, ऑनलाइन गेमिंग 2025 खिलाड़ियों और ऑपरेटर्स दोनों के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच यानी गार्डरेल्स प्रदान करता है। यह न केवल सामाजिक कल्याण कोष के लिए धन उपलब्ध कराता है बल्कि उद्योग में पारदर्शिता और बाजार का भरोसा यानी मार्केट कॉन्फिडेंस भी मजबूत करता है। हालांकि इसके साथ ही अभी बेहद कड़े वित्तीय मानदंड, कराधान का बोझ और अनुपालन यानी कंप्लायंस की जटिलताएं भी लाता है। इन कारणों से भारत का गेमिंग परिदृश्य बदल जाएगा। केवल वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां लंबे समय तक टिक पाएंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कदम भारतीय गेमिंग उद्योग में एक नए युग की शुरुआत यानी इंडस्ट्री रेनेसांस करेगा या फिर नवाचार यानी इनोवेशन और छोटे खिलाड़ियों को दबाव देगा। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों यह था हमारा विस्तृत विश्लेषण ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर। यह बिल भारत की गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक अहम मोड़ है। एक और खिलाड़ियों की सुरक्षा, टैक्स रेगुलेशन और इंडस्ट्री में पारदर्शिता सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। तो वहीं दूसरी ओर इसमें कई चुनौतियां भी है, जैसे उच्च टैक्सेशन, सख्त लाइसेंसिंग शर्तें और भारी पेनल्टीज जो शायद इंडस्ट्री के विकास को धीमा कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि केवल भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानूनी और सुरक्षित बनाएगा या फिर इंडस्ट्री पर ब्रेक लगा देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये आपके लिए उपयोगी रहा हो हमारा वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह के और महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहें।